दिल्ली भारत अमेरिका रक्षा संबंधों पर डेविड इसुम, फ्लीट मास्टर चीफ, अमेरिकी नौसेना का कहना है, संबंध बढ़ता जा रहा है और जैसा कि पिछले पैनल में देखा गया है, आप ये देख सकते हैं कि साझेदारी वास्तव में भविष्य का तरीका है और हम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के साथ उन साझेदारियों को बढ़ाना जारी रखा गया है। बस वास्तव में ये महान रिश्ते हैं और हम आगे देखते हैं उस रिश्ते को बढ़ने की कोशिश जारी है। मुझे लगता है कि भारत की उन अंतर्राष्ट्रीय कॉमन्स, मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक वाणिज्य की स्वतंत्रता और सभी राष्ट्रों के लिए उन खुली समुद्री गलियों तक पहुंचने की क्षमता की रक्षा करने में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे लगता है कि भारत अमेरिका और हमारे सभी अन्य भागीदारों और सहयोगियों के साथ साझेदारी में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक हेल्पलाइन नंबर से ये जानने की कोशिश की इस हेल्पलाइन नंबर से लोगों को सुविधा मिल रही है या नहीं, खुद एक हेल्पलाइन नंबर से बात करते हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी? क्या परेशानी है आपको? अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया? अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए बताओ कब, कौन से विभाग के हैं? जिला पंचायत नागपुर की। क्या पेंशन क्या था? पेंशन बढ़ाना है 1500। आना कितनी चाहिए? इसकी शिकायत करी क्या? चलो एक बार दिखा करें ना, जरूर बात करें। नहीं, मैं कोई बात हो तो बताना मेरे को ना, अलग से ही मदद करेंगे। ठीक। ऐसा करना। अभी कहाँ हो आप? अभी ऑफिस कहाँ आपका? ना खेड़ा। तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन लिया तुम्हारे पापा की, मैं अभी यहाँ स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठा हूँ, आपको मदद कर दूंगा। हाँ, उसमें आपका बैंक अकाउंट के पासबुक लिया ना और आपकी एप्लीकेशन लिया ना। पापा को पैरालिसिस हुआ ना, तो मेरे 3 महीने हो गए। कोई बात नहीं, आप अभी ले आओ, मैं आपकी मदद कर दूंगा, है ना। थोड़ा आकलन लेके आना, कितना मोटे तौर पे कितना आपको खर्चा लग रहा है, मेरे को बताना, मदद करूँगा। ठीक है, आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? नवीन माथुर। आ जाएंगे, है ना, फिर शुरू बताते हैं। नवीन माथुर को आने देना भाई। संवाद 2024 ईएम डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं, यूरोपीय संघ भारत साझेदारी पर मैं कहूँगा कि हमारे पास व्यक्तिगत देशों के साथ एक व्यवहारिक साझेदारी है। हमारे पास पूरे यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी है। The collaboration we had with Germany to create the grids which were necessary for the solarification to increase very rapidly. But even in terms of technology, we are very much in conversation with the EU on how we can both really be much more self-reliant when it comes to renewable technology. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का कल सुबह करीब 3 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें 21 फरवरी को यहां भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बाहर के दृश्य। किसी कोसों दूर चांद पर अब पहली वाणिज्यिक लैंडिंग हो गई है। अमेरिकी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स ने ये चमत्कार किया है। इंटुइटिव मशीन्स का नोवा सी लैंडर चांद पर पहुंचा है, जिसके रॉकेट का नाम ओडिसियस अंतरिक्ष यान है।
इंटुइटिव मशीन्स चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली वाणिज्यिक कंपनी बन गई है। गौर करने की बात यह है कि यह भारत के चंद्रयान 3 के महीनों बाद चांद की सतह पर पहुंचा है। एक कार्यक्रम के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी कहते हैं, हमें विश्वास करना होगा कि एक दिन ये सभी युद्धों को समाप्त कर दिया जाएगा और किसी एक की जवाबदेही होगी और स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्रबल होगा। यूक्रेन के निर्माण और यूक्रेन के पुनर्निर्माण की लागत अथाह है, लेकिन किसी एक पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। मानवता का नुकसान है, इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती और वो हमेशा हमारी पहुँच से दूर होगा। is to rebuild the human losses that never go away, that will always be beyond our reach. But as much as I am saddened and outraged by this ongoing barbarity, we stand here today as human beings with hope. We can only work for justice, call this war illegal, take these anniversaries as sad as they are together, to see that we are not alone, as we look across this room and see each other's eyes and hearts. क्रिस्टियानिस कारिन्स के विदेश मंत्री कहते हैं, अभी हमारे देश ने यूक्रेन को सहायता देने के लिए हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% योगदान दिया है। यह न केवल सरकार है बल्कि वहाँ एक नागरिक समाज भी है, क्योंकि हम लातविया समझते हैं कि यूक्रेनी हमारी जगह भी लड़ रहे हैं, क्योंकि यह आक्रामकता और साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध है। हम दुनिया भर के सभी लोगों को ये देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे किसी भी तरह से यूक्रेन की सहायता के लिए क्या कर सकते हैं ताकि वे इस युद्ध को जीत सके। यह अनुमान लगाना असंभव है कि युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन जो स्पष्ट है वो ये है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी हमें यूरोप और दुनिया भर को रूस के साथ समस्या होगी। हमें एक दीर्घकालिक प्रतिरोध की योजना बनानी होगी, जिसका अर्थ है कि यह सुनिश्चित करना कि हम काफी मजबूत हैं और सैन्य रूप से काफी मजबूत भी हैं, ताकि रूस फिर से यूरोप के किसी भी हिस्से पर हमला करने के बारे में कभी न सोचे। भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं भारत को यूक्रेन को दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के समर्थन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। वित्तीय और मानवीय सहायता की आवश्यकता है, लेकिन आक्रामकता के इस युद्ध को रोकने के लिए उन्हें समझाने के लिए रूसियों के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार है। Also in our place, because this is a war of imperialism, a war of aggression. We have suffered also under this imperialism in our past. We feel this very strongly in our hearts. And we संत रविदास की जयंती पर शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया। उत्तर प्रदेश लखनऊ के कृष्णा नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत रविदास की जयंती पर आज पीएम नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। आइए आगे सुनते हैं। रविदास जी की 647वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के उपाध्यक्ष श्री नवदीप दास जी, पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग श्री विजय सांपला जी, पूर्व सांसद श्री एस ढिल्लों जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सतपाल हीरा जी, प्रदीप दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सुखबीर बाघमारे जी, देश के और दुनिया के कोने कोने से पधारे सद्गुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायी भक्तगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज काशी की धरती पर सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संत सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं अग्रिम रूप से सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान गुरुवार दोपहर श्री गोवर्धन में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहां संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। फिर मंदिर में पूजा अर्चना की और लंगर, सामुदायिक भोज में प्रसाद ग्रहण किया। पीएम मोदी ने यहां संत रविदास के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाई बहनों, यहाँ के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है।
मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। अम्बाला एएसपी पूजा डाबला कहती हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अभी हम इसके किसी भी प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं। एनएसए के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं किसानों से अपील करती हूं कि वे कानून व्यवस्था को अपने हाथों में न लें और शांति बनाए रखें। अगर कानून व्यवस्था बनी रही तो हमारे द्वारा किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, कानून व्यवस्था को समझें, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी के भी खिलाफ। एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, कानून व्यवस्था को समझें, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बजट पेश किया। वो कहते हैं, हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है और हम हर संभव तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और उनके साथ खड़े होने के लिए दृढ़ हैं। अब तक ई मुआवजा पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में किसानों के खातों में सीधे 297.58 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ खारा और जलभराव वाले क्षेत्रों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। उप सतह और ऊर्ध्वाधर जल निकासी पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया है। ये ध्यान रखते हुए कि इस काम पर 80.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में ये सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल बहाव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।